स्टार्ट करते हैं रिवीजन फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ग्रुप 1 अकाउंट्स। ठीक है, टोटल अपना कितना एएस है ग्रुप 1 के अंदर में? एक है AS1। ठीक है, क्या नाम है इसका? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। जब जब एएस का नंबर एग्जाम में कोट करोगे, नाम कोट करके आना है। ठीक है, और मैक्सिमम ऑफ द टाइम तो क्वेश्चन खुद ही बता देता है कौन सा एएस का क्या नाम है, कि एज पर AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, आप खुद बताओ। तो नाम दिया हुआ रहेगा, ध्यान रखना सॉल्यूशन के अंदर में नाम मेंशन करके आना है अलोंग विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर। AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। उसके बाद अपने ग्रुप 1 अकाउंट्स में नेक्स्ट AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। Then AS3 cash flow statement। उसके बाद AS10 property plant and equipment। उसके बाद AS11 effects of changes in foreign exchange rates। AS12 government grant। Then AS13 accounting for investment। Then AS16 borrowing cost। ये AS अपना ग्रुप 1 अकाउंट्स का लास्ट AS है। तो टोटल 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आज अपन क्या करेगा, सारा AS थोरोली रिवाइज कर लेगा। ठीक है, उसके बाद एंड ऑफ द सेशन में अपन क्वेश्चन देख लेगा। पहले पूरा AS सारा रिवाइज कर लेता है, किस AS के अंदर क्या एलिमेंट था और कौन से पे क्या क्वेश्चंस बन सकता है। ठीक है, AS1 से स्टार्ट करेगा अपन, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। इसमें से भी एक क्वेश्चन बनता है फॉलोइंग। AS1 का जरूरत क्या है? AS1 क्या बोलता है? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। मतलब हम हमारे बिजनेस में जो जो पॉलिसीज अप्लाई करते हैं उसका डिस्क्लोजर करना है। ठीक है, एक तो वो है। अब जब अप्लाई करते हैं उसका डिस्क्लोजर करना है, लेकिन पॉलिसीज कंसिस्टेंटली फॉलो होता रहे जरूरी तो नहीं है। We can diversify the policies with the diversification condition of the business। हम लोग को पॉलिसीज चेंज करना होता है। तो AS1 क्या बोलता है कि जब जब आप पॉलिसीज चेंज करोगे अपने बिजनेस की, तो उसको भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या था कि पॉलिसीज जब भी चेंज करती है कंपनी, तो आपका देखना होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे उसका कैसा इंपैक्ट है। इफ देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट, ठीक है, एंड इट इज रिलेटेड टू करेंट फाइनेंशियल ईयर and you can identify the values, then disclose everything: impact, values, reasons for changes। But if you cannot identify the values, then also disclose। ठीक है, disclose the facts। ठीक है, but up to the certain level, जितना amount आप ascertain कर सकते हैं उतना अपने को disclose करना है। ठीक है, and there are certain policies which we change during the year, but whose impact going to be impacted in the next financial year। if ऐसा कोई पॉलिसी है जिसका इम्पैक्ट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाएगा, तो उसको भी अपने को क्या करना है, करंट ईयर में डिस्क्लोज करना है। उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं दिखाना, लेकिन हमें हमारे यूजर्स को डिस्क्लोज करना है। ठीक है, AS1 मेजरली यही था। अब AS1 के अंदर कुछ सर्टेन क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एक आता है कि AS1 का रिक्वायरमेंट क्या है कि देखो, ड्यू टू द डाइवर्सिटी इन द इकोनॉमी। ठीक है, हम लोग को क्या होता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग है, अलग टाइप का बिजनेस करता है, अलग अलग टाइप का पॉलिसीज अप्लाई करता है। सो इट इज नॉट पॉसिबल कि हम लोग सारी ऑर्गेनाइजेशन का एक जैसा अकाउंटिंग को एनालाइज कर सके। दैट वाज द रीजन देयर वाज अ नीड ऑफ AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है, क्या होता है देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन नॉट एंड डू नॉट कवर ऑल पॉसिबल एरियाज ऑफ अकाउंटिंग। पॉसिबल नहीं है, बिकॉज AS का भी क्या है, AS बनाने वाले हम लोग ही है।
हमने कोई ना कोई चीज तो छूट गई होगी। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए ह्यूमन बीइंग टू कवर द 360 डिग्री, कुछ ना कुछ छूट गया होगा, तो वहां प्रॉब्लम है। ठीक है, एंटरप्राइज के पास हमने फ्रीडम दे रखा है कि वो अपने मर्जी से टू एडॉप्ट अकाउंटिंग पॉलिसीज नॉट कवर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ऐसा तो है नहीं ना कि एएस में नहीं लिखा हुआ तो आप ऐसा कर नहीं सकते, वो तो बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऐसा कहीं बाउंडेशन नहीं है कि रेस्ट्रिक्शंस नहीं, एएस में नहीं दिया हुआ तो आप ऐसा कर नहीं सकते, दे हैव द फ्रीडम। तो ये भी एक प्रॉब्लम था। एंड तीसरा था ड्यू टू डाइवर्सिफिकेशन इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप सिंगल सेट ऑफ पॉलिसी। इतने वेराइटीज ऑफ बिजनेस है, इतना इकोनॉमिकल चेंजेस है, हर एक के लिए एक सिनेरियो फिक्स करना पॉसिबल नहीं है। तो क्या होता है, विच आर एप्लीकेबल टू ऑल द एंटरप्राइजेस फॉर ऑल टाइम। तो ये तीन रीजंस की वजह से मुझे क्या जरूरत पड़ता है, AS1 का जरूरत होता है। एक तो क्या है, सबसे पहले AS सब कुछ कवर नहीं करता है। सेकेंडली क्या है कि एंटरप्राइजेस के पास फ्रीडम है अपना अपना खुद का पॉलिसीज अडॉप्ट करने का। थर्डली ड्यू टू डाइवर्सिफिकेशन एक सिंगल सेट ऑफ पॉलिसी सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेके आना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग को AS1 का रिक्वायरमेंट है कि जो ऑर्गेनाइजेशन जैसा पॉलिसी अडॉप्ट किया बस उसको डिस्क्लोज कर दो, सो दैट यूजर्स आर एबल टू आइडेंटिफाई बिजनेस टू बिजनेस की कौन सा बिजनेस क्या पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है। ठीक है, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारा काम क्या होगा, हम सिर्फ एक ही टाइप का कंपनी का ऑडिट तो नहीं करेंगे, अलग अलग करेंगे और हर कंपनी का अलग अलग पॉलिसी होगा। तो हमारा काम है कि हम अपने यूजर्स को डिस्क्लोज करें, मतलब उस कंपनी के यूजर्स को डिस्क्लोज करें कि इस कंपनी में सो एंड सो पॉलिसीज अडॉप्ट किया गया है। क्लियर है? तो ये तो वो एक रीजन है। तो आपसे कभी भी पूछे कि AS1 का रिक्वायरमेंट क्यों है, तो आपको ये 3 पॉइंट ध्यान में होना चाहिए कि AS सब कुछ कवर नहीं करता है, एंटरप्राइजेस के पास अपना फ्रीडम है। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन की वजह से एक कॉमन पॉलिसीज लेके आना पॉसिबल नहीं है सारे एंटरप्राइजेस के लिए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि AS1 को लगाने से फायदा क्या है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ AS1 और व्हाई वी हैव टू डिस्क्लोज अवर पॉलिसीज। क्यों डिस्क्लोज करना है? नंबर वन, जब हम पॉलिसीज डिस्क्लोज करते हैं तो हमारा यूजर्स इजीली समझ जाते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंपैक्ट क्या हुआ है। ऐसा हो सकता है कि पहले आप फीफो लगाते थे, अब लीफो लगा रहे हो, तो प्रॉफिट में क्या होगा, चेंजेस आएगा ना। तो बेचारा यूजर कैसे समझेगा, जब तक हम उसको नहीं बताएंगे तब तक वो नहीं समझेगा। इसीलिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग AS1 जरूरत है। ठीक है, मीनिंगफुल कंपैरिजन between financial statement of different enterprises from same accounting period। सपोज एक टाटा है, ठीक है, और एक हुंडई है, दोनों आपस में कंपेयर कैसे करेंगे, यदि दोनों का अकाउंटिंग पॉलिसीज में डिफरेंस नहीं पता तो हम लोग दोनों का कंपैरिजन भी नहीं कर सकते। सो क्या है, AS1 का वजह से हमारा क्या हो सकता है, हम लोग मीनिंगफुल कंपैरिजन कर सकते हैं बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर है? पहला पॉइंट क्या है, इट गिव्स अस बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकंड पॉइंट क्या है, मीनिंगफुल कंपैरिजन है बिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द सेम अकाउंटिंग पीरियड। एंड थर्डली, disclosure of changes in accounting policies facilitates users to compare the financial statement of same enterprises for different accounting period। जब आप बार बार अपनी पॉलिसीज को डिस्क्लोज करोगे तो यूजर क्या कर पाएगा, कंपेयर कर पाएगा पिछले साल की परफॉर्मेंस और इस साल की परफॉर्मेंस में डिफरेंस क्यों आ रहा है। ठीक है, माइट बी बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। क्लियर है ये वाला चीज? तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट पार्ट, द स्टैंडर्ड अप्लाइज टू ऑल द एंटरप्राइजेस। ऐसा कुछ नहीं कहीं पे लिखा हुआ कि इसके ऊपर एप्लीकेबल है, इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। एएस सारे के सारे सबके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, फिर अकाउंटिंग एजम्पशंस, 3 एजम्पशंस होती है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते तब, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल। ठीक है, गोइंग कंसर्न क्या बोलता है, बिजनेस चलता ही जाएगा, कभी भी रुकेगा नहीं, बिजनेसमैन ऊपर जा सकता है लेकिन बिजनेस कभी ऊपर नहीं जाएगा। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या था कि व्हाटएवर पॉलिसी वी अडॉप्ट वी शुड कंसिस्टेंटली फॉलो। बट इसके अपने एक एक्सेप्शंस है कि कंसिस्टेंसी ब्रेक हो सकती है व्हेन देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, चेंजेस इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, उन 3 कंडीशन में आप कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर सकते हो। एंड द थर्ड वन इज अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। वहां पे क्या होता है, कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन, यानी ओनली इनकम एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू करंट ईयर आर अकाउंटेड एंड शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, एडवांस, प्रीपेड, उन सबका अपन ट्रीटमेंट करते हैं। सो कोई भी बिजनेसमैन जब अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसकी 3 बेसिक फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल। ठीक है, और इन सब में जब भी आपका चेंजेस होगा, ठीक है,
और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इफ कोई भी बिजनेस में ऐसा इवेंट हो जाए जिसके वजह से उसका गोइंग कंसर्न इंपैक्ट हो रहा है, मतलब हो सकता है फ्यूचर में ज्यादा टाइम तक बिजनेस चलेगा ही नहीं, अब 2 साल 5 साल या 10 साल में तो बिजनेस को बंद करना ही पड़ेगा, तो वो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि आपका मेन जो एजम्पशन था गोइंग कंसर्न वही हिट कर गया है। फ्यूचर में गोइंग कंसर्न क्या हो गया, इंपैक्टेड हो गया, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक बिजनेस चलेगा नहीं, तो वो चीज AS1 बोलता है आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि AS1 में ही 3 assumptions बताए गए, इस तीनों assumptions में कभी भी कुछ भी होता है प्रॉब्लम तो आपको डिस्क्लोज करना होता है। वैसे तो ये AS इसके आसपास घूमता है, क्योंकि बार बार जब हम बिजनेस की पॉलिसीज चेंज करते हैं तो उसके बारे में ज्यादा बोलता है ये, लेकिन ये भी है, देखो ये कभी नहीं होता, हम लोग एक्रूअल से कैश बेसिस में जाते ही नहीं, क्योंकि आजकल प्रेजेंट एरा में लॉ अलाउ ही नहीं करता कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो ये नहीं होता नॉर्मली, बट ये होता है कभी भी कोई भी ट्रांजेक्शन या इवेंट की वजह से एक गोइंग कंसर्न बिजनेस का इंपैक्ट होने वाला है, दैट नीड्स टू बी डिस्क्लोज्ड, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब डिस्क्लोजर करना कब है, जब ये अकाउंटिंग एजम्पशंस हम फॉलो करते हैं तब डिस्क्लोज करना है, या जब अपन फॉलो नहीं करेंगे, जब फॉलो नहीं करेंगे, बिकॉज देखो एजम्पशन है, एजम्पशन का मतलब क्या है, हर एक इंसान के वजह से हम लोग हर एक इंसान के बारे में अच्छा ही सोचेंगे, एक इनबिल्ट एजम्पशन है ना, आप बुरा सोचोगे तब उसके बारे में कुछ बोलोगे ना। सिमिलरली बिजनेस के अंदर में 3 एजम्पशन फिक्स है, कोई भी कैसा भी किसी टाइप का कंट्री हो, कैसा भी बिजनेस करो, ये 3 एजम्पशंस तो फिक्स है। ठीक है, ये 3 एजम्पशंस यदि फॉलो नहीं हो रहा तब AS1 बोलता है कि आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, यानी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। इन अकाउंटिंग एजम्पशंस का डिस्क्लोजर कब करना है, जब आप इनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्लियर है, इफ आप फॉलो कर रहे हैं तो कोई डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं, क्योंकि तो फंडामेंटल एजम्पशंस है, लॉ भी इसको अज्यूम करके रखता है कि आप ये सब तो फॉलो कर ही रहे, आप नहीं करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ये था। अब अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट कैसे करें, सबसे पहले अकाउंटिंग पॉलिसी बिजनेस में लगाने से पहले एक चीज दिमाग में होना चाहिए, कोई भी चीज बिजनेस में करो लेकिन मेरा एट द एंड ऑफ द डे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है, ईमानदारी से सब कुछ अच्छे से साफ सुथरा तरीके से सब कुछ मेरा डिस्क्लोज होना चाहिए। ठीक है, तो यानी ये प्राइमरी कंडीशन है। सेकेंडरी कंडीशन में 3 चीज आती है, एक तो आप प्रूडेंस को फॉलो करोगे, एक सब्सटेंस ओवर फॉर्म को फॉलो करोगे, और एक मैटेरियलिटी को। ठीक है, प्रूडेंस क्या बोलता है, एंटिसिपेट फ्यूचर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इग्नोर इनकम्स एंड गेन्स। इसीलिए हम लोग बिजनेस में क्या करते हैं, प्रोविजंस वगैरह बना के रखते हैं, लेकिन फ्यूचर की इनकम को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे कभी भी। ठीक है, तो कोई भी ऐसा पॉलिसी मत यूज कर लेना जिससे आप फ्यूचर इनकम को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, क्योंकि ये तो साफ साफ मना ही करते हैं ना प्रूडेंस, तो आप ऐसा पॉलिसी नहीं चूज कर सकते बिजनेस में जहां पे प्रूडेंस का प्रॉब्लम आए। क्लियर है। सेकंड है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि हम लोग ट्रांजेक्शंस और इवेंट से ज्यादा उसके इंटेंशंस को देखेंगे। ठीक है, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट शुड बी अकाउंटेड इन अकॉर्डेंस विद देयर सब्सटेंस एंड फाइनेंशियल रियलिटी, नॉट बाय देयर लीगल फॉर्म। फाइनेंशियल रियलिटी का मतलब इंटेंशन। ठीक है, उसका लीगली वर्डिंग्स में क्या लिखा हुआ है उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि हायर परचेज के केस में हायर परचेजर क्या करता है, 2 जन होता है। ठीक है, एक हायर सेलर और एक हायर परचेजर। ठीक है, असली में एसेट्स कौन खरीदता है, हायर सेलर खरीदता है। रियलिटी में तो हायर सेलर खरीद के तो उसको भाड़े पे देता है ना। ठीक है, बट बुक्स में एसेट्स का ऑनर डेप्रिसिएशन कौन क्लेम करता है, हायर परचेजर। क्योंकि देखो जो बिजनेस एसेट्स खरीद रहा है ऑब्वियसली उसी के नाम पे रिकॉर्ड होगा एसेट्स तो वो, बट वो उसने लीज पे दे दिया, हायर पे दे दिया, बट उस पे डेप्रिसिएशन लीगल ऑनरशिप कौन क्लेम करता है, हायर परचेजर। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सब्सटेंस ओवर फॉर्म देख रहे हैं। ठीक है, लीगलिटी मैटर नहीं करता हम लोग को यहाँ पे। ठीक है, लीगल फॉर्म से मतलब नहीं है, क्या मतलब है उसका, सब्सटेंस मतलब इंटेंशन क्या है उस ट्रांजेक्शन का। एक आदमी ने तो जस्ट खरीदा है, लेकिन रियलिटी में मालिक जैसा कौन यूज कर रहा है, परचेजर, तो वही अपने बुक्स में ऑनर रहेगा। क्लियर है, ये था सब्सटेंस ओवर फॉर्म। एंड द लास्ट पार्ट वाज मैटेरियलिटी। मैटेरियलिटी क्या बोलता है कि ऑल द मटेरियल आइटम्स ड्यू टू व्हिच our users get infected या affected, तो हम लोग को क्या करना है, डिस्क्लोज करना है all the material information। ठीक है, it is irrelevant whether it can be measured in terms of money or not। यदि कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं है,
तो अकाउंटिंग तो नहीं करेंगे हम उसका, बिकॉज अकाउंटिंग डेफिनेशन मुझे रोक देता है, बट हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसका नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर देना ही पड़ेगा। जैसे कि आपका कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन या इवेंट है जो आपका 1% ऑफ टोटल टर्नओवर है, तो उस अमाउंट को सेपरेटली डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। इफ आपका कोई शेयर होल्डिंग है, ठीक है, किसी कंपनी का शेयर होल्डिंग में 5% या उससे ज्यादा किसी पर्सन के पास में, तो उसका नाम अलग से डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा, आपको अलग से उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ये AS1 हम लोग को सिखाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी तक क्या क्या समझ में आया? सबसे पहले AS1 का रिक्वायरमेंट कहाँ पे आया मेरे को? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सब कुछ कवर नहीं करता है, डाइवर्सिफिकेशन की वजह से एक कॉमन पॉलिसी सारा एंटरप्राइज के लेके आना पॉसिबल नहीं है। देन एंटरप्राइजेस के पास फ्रीडम है अपना अपना टाइप का पॉलिसीज यूज करने का, इसलिए हम लोग को AS1 का रिक्वायरमेंट हुआ। AS1 लगाने से फायदा क्या है? बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मीनिंगफुल कंपैरिजन बिटवीन टू एंटरप्राइजेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द सेम पीरियड। ठीक है। थर्ड, यस, ईयर बाय ईयर अपना कंपैरिजन कर सकता है एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो ये तीन पर्पस हम लोग का फुलफिल होता है AS1 लगाने से। AS1 की तीन बेसिक असम्पशंस है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल कांसेप्ट। ठीक है, गोइंग कंसर्न इंपैक्ट होगा तो क्या करना है? इफ आप बिजनेस में अकाउंटिंग असम्पशंस फॉलो कर रहे हो तो क्या उसका AS1 के अकॉर्डिंग डिस्क्लोजर करना है? इफ फॉलो नहीं कर रहे तो डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। देन हम लोग को अकाउंटिंग पॉलिसीज चूज करना है। अकाउंटिंग पॉलिसीज कोई भी बिजनेस में चूज करो, क्या दिमाग में रखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए। सेकेंडली क्या था? प्रूडेंस, सब्सटेंस ऑफ फॉर्म, मैटेरियलिटी। ये तीनों के रिवर्स में मत चले जाना। कोई भी अपनी तरफ से तुम पॉलिसी बना रहे हो, ठीक है, लॉ में अलाउड है, बट उन पॉलिसीज को ऐसे बनाना कि वो प्रूडेंस को फॉलो करे, सब्सटेंस ऑफ फॉर्म को फॉलो करे और मैटेरियलिटी को फॉलो करे। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था कि चेंजेस, कि हमने पॉलिसी लगाना तो सीख लिया, बट पॉलिसी वैसे तो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल मुझे क्या बोलता है, कंसिस्टेंसी असम्पशन, कि आप कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे, बट हम लोग उसको ब्रेक कर सकते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज कर सकते हैं। अभी बताया था, व्हेन देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, चेंजेस इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड बेटर प्रेजेंटेशन, ये तीन कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी पॉलिसीज को चेंज कर सकते हैं। अब जब जब आप बिजनेस की पॉलिसीज को चेंज करोगे, आपको चेक करना पड़ेगा क्या उसका आपके करेंट पीरियड में मटेरियल इफेक्ट हो रहा है क्या। इफ मटेरियल इफेक्ट है तब तो आप क्या करो, उसका डिस्क्लोजर तो देना ही है। नाउ इफ यू कैन आइडेंटिफाई द वैल्यूज, अमाउंट, तो अलोंग विद द अमाउंट आपको क्या करना है, डिस्क्लोजर देना है। इफ यू कैन नॉट असर्टेन द अमाउंट, then only disclose the fact and the amount to the extent ascertainable। जितना अमाउंट अपन ascertain कर सकते हैं उतना अपने को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन यदि मटेरियल इफेक्ट करंट पीरियड में नहीं है, मटेरियल इफेक्ट करंट पीरियड में उसका कुछ नहीं होना पॉलिसी चेंज करने की वजह से, बट कमिंग ईयर्स में होने वाला है, तो हम लोग को उसका फैक्ट आज ही करंट पीरियड में क्या करेंगे, डिस्क्लोज कर देंगे। इज इट क्लियर है? ठीक है, एग्जांपल्स लिख के रखे थे, जैसे कि डेप्रिसिएशन को चेंज करना मेथड, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बोरोइंग कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट वगैरह, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म। तो ये सारा चीज क्या है, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज है। क्लियर है? बाद में देखो क्या बोला, सारा का सारा सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज जो जो हमने अडॉप्ट किया है सबको एक जगह डिस्क्लोज करना है, ताकि बेचारे यूजर्स को समझ में आए। ऐसे नहीं आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, फिर नोट्स टू अकाउंट स्टार्ट किया, नोट्स टू अकाउंट का फर्स्ट पेज में आपने पहला पॉलिसी डिस्क्लोज किया, फिर 5-6 पेजेस के बाद में एक पॉलिसी डिस्क्लोज किया, फिर 5-6 पेजेस के, अरे ऐसे तो बेचारे यूजर को समझ में नहीं आएगा कि बिजनेस पॉलिसी कौन सा फॉलो कर रहा है। तो आपको क्या करना है, एक ही जगह में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जहां प्रेजेंटेशन करोगे, एक ही जगह में सारा का सारा पॉलिसीज आपको डिस्क्लोज करना होता है। क्लियर है? एंड डिस्क्लोजर इज नॉट अ रेमेडी फॉर रॉन्ग अकाउंटिंग। बस इसका मतलब ये तो नहीं ना, सपोज आपने क्या किया, आपने अपने बिजनेस में फ्रॉड किया है, डिस्क्लोज कर दिया, काम खत्म, मैंने तो बता दिया ना, मैंने तो वही वाला बात हो गया, घर से आपने चोरी की है और पापा है रात को, पापा मैंने चोरी किया था आज, पापा क्या बोले, शाबाश बेटा तूने डिस्क्लोज कर दिया तो कोई बात नहीं। फिर अगले दिन आएंगे, पापा आज मैंने टीवी तोड़ दी, ऐसे थोड़ी ना चलता है। ठीक है, तो ये सब नहीं अलाउड है। तो डिस्क्लोजर करना एक रेमेडी नहीं है, बस
हम लोग को क्या करना चाहिए, बताना चाहिए यूजर्स को। क्लियर है? दैट वाज अवर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। आप इसको आराम से बार बार जब भी बाद में फ्यूचर में सुनना हो सुन लेना, आपको रिवैम्प मिल जाएगा सारा। पहले क्या करना, पूरा ये टेक्स्ट पूरा पढ़ना, जिसका नोट्स नहीं है वो नोट्स लिख लेना यहाँ से, ठीक है, आराम